गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार वॉइस चेक कर लेना, दैट इज वॉइस आप सभी को क्लियर है, और यदि क्लियर है तो एक बार ओके का कमेंट करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। राधे राधे प्रीतम। गुड मॉर्निंग निकिता। चलिए, ऑल इज ओके। स्क्रीन विजिबल है, यूनिट एंड डायमेंशन लिखा हुआ दिख रहा है। गुड मॉर्निंग उर्मिला। सब चीजें क्लियर है, स्क्रीन भी विजिबल है आप सभी को, वॉइस भी आपको ऑडिबल है, स्क्रीन भी विजिबल है। एक बार फास्टली कमेंट करेंगे। गुड मॉर्निंग, ऑडिबल है, ऑल ओके है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए, हमने जो कल तक पढ़ा था, तो कल हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की थी। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर बोल देते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास हो जाता है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया यानी बल बटा क्षेत्रफल को हम दाब के रूप में परिभाषित करते हैं। बल का मात्रक हमने देखा था न्यूटन, क्षेत्रफल का देखा था मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी हमारा पास्कल। इसके अलावा जो हमारा प्रेशर होता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे छोटे छोटे से कण मौजूद रहते हैं, तो उन कण या पार्टिकल्स के थ्रू जो लगाया या प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है? व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? आप बताएंगे इस चीज को। वायुमंडलीय दाब को किस चीज में मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई क्या होती है? हाँ, गुड मॉर्निंग, दैट इज वेरी गुड। क्या होती है हमारे पास? बार होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर कर लेते हैं हमारे बार के अंदर। ठीक है, एक बार बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 की पावर 5 पास्कल हमारे पास होता है। एक रिलेशन है जो आपको इस चैप्टर से लर्न करना है। बाकी सारे रिलेशंस हम जो हमारा चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वहीं से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट आता है, हमने बहुत सारे हमने प्रेशर्स के और यूनिट्स पढ़ी थी। क्या क्या थी हमारे पास? टॉर आया था, सिर्फ मैंने बोला था यूनिट्स के नाम याद रखना। टॉर आया था, इसके अलावा हमारे पास mm ऑफ hg आया था, ठीक है, psi आया था, और बताइए बार आया था, atm आया था, और आप बताइए और कौन कौन से आए थे? टॉर हो गया, mm ऑफ hg हो गया, इसके अलावा psi हो गया, बार हो गया, atm हो गया, और क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी बताएं? कई सारी यूनिट्स हमने पढ़ी थी ना। हाँ, दैट इज वेरी गुड। एक हमारे पास पास्कल हो गया, और बताइए पास्कल के बाद याद कीजिए, मैंने कहा है ना डेली क्लास रिवाइज किया करो। हाँ, दैट इज हमारे पास किलो पास्कल हो गया था। इसके अलावा हमने MPa मिली पास्कल भी देखा था। यही कुछ यूनिट्स थी। गुड मॉर्निंग पवन, राइट। तो इन सब केवल यूनिट्स के हमको नेम लर्न रखने थे, बाकी वैल्यूज हम बाद में फर्दर आगे के चैप्टर में देखेंगे। अरे क्यूरी तो रेडियो एक्टिविटी में चला गया था। हाँ, मिली बार जो है, सॉरी मिली पास्कल नहीं है, मिली बार है, मिली बार। ठीक है, ये कुछ हमने यूनिट्स जो है जिनको देखा था। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर जिस चीज से किया जाता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। ये भी याद रखिएगा आप, बैरोमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं उसको बोल देते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है उसके अंदर बेसिकली जो फ्लूइड यूज किया जाता है उसको हम HG या मरकरी के फ्लूइड को ही हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने रेडियो एक्टिविटी के ऊपर भी बात की थी। तो रेडियो एक्टिविटी आपकी क्या हो जाती है? दैट इज, रेडियो एक्टिविटी का मतलब बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने आप खुद को ही डिसइंटीग्रेट करते हैं या अपने आप खुद को ही बिना किसी फोर्स के तोड़ते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट हमारे पास थी बैक्यूरेल, ठीक है, और नॉन ऐसा यूनिट में हमने एक तो पढ़ा था हमारे पास क्यूरी, और क्यूरी के बाद क्यूरी के साथ साथ एक हमने पढ़ा था रोएंटजन। देन आफ्टर हमने पढ़ा था प्रेशर, रेडियो एक्टिविटी पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिवर्स एक्सपेंडिंग। ये आप बताएंगे कि यूनिवर्स एक्सपेंडिंग को किस में मेजर किया जाता है?
यूनिवर्स एक्सपेंडिंग की यूनिट क्या होती है? किस चीज में हम यूनिवर्स एक्सपेंडिंग को मेजर करते हैं? जो ब्रह्मांड का विस्तार है उसको किस चीज में मेजर किया जाता है? गुड मॉर्निंग अभय। किस चीज में मेजर किया जाता है यूनिवर्स एक्सपेंडिंग को? हाँ, दैट इज अवर आंसर इज हबल। हबल कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग योर यूनिवर्स एक्सपेंडिंग। इसके अलावा हबल कहाँ से आया था? हबल एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं की तरफ से ये आया था। क्यूरी वाला भी हमने देखा था, मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी। मैरी और जो पैरी क्यूरी थे दोनों हस्बैंड वाइफ थे, दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला था हेनरी बैक्यूरेल के साथ। कब? 1903 के अंदर, 1903 में। और वहीं 1901 में हमारे रोइंटजन को मिला था। किसके लिए? एक्स रेस के लिए। एक्स रेस के जनक इन्हीं को कहा जाता है। जब रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, जब वो खुद को अपने आप को डिसइंटीग्रेट करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ये टूटते हैं ना, ये छोटे छोटे न्यूक्लियस में, या दूसरे जो मतलब खुद को डिसइंटीग्रेट करते हैं, खुद टूटते हैं, तो उस टाइम में कई तरीके की अलग अलग रेज होती हैं जो निकलती है, जैसे अल्फा रेज है ना, गामा रेज भी पढ़ा था, इसके अलावा एक्स रेज हो गया। तो ये जो एक्स रेज होता है, इस एक्स रेज की ही जो खोज थी वो हमारे विलियम रोइंटजन ने की थी, जिसके लिए इनको 1901 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इतना हमने पढ़ा था। पढ़ने के बाद हमने ये एक टेबल देखी थी। इस टेबल को एक नंबर लाइन के थ्रू समझ लेते हैं और फिर फर्दर आगे का स्टार्ट करेंगे। जिसको कल क्लियर हो गई थी वो बहुत बेस्ट है, जिसको नहीं हुई थी वो बाकी की अभी क्लियर कर लेना। एक नंबर लाइन के थ्रू ये पूरा रिप्रेजेंटेशन अपन समझ लेते हैं। नंबर लाइन जिसपे हम नंबर्स को बेसिकली क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, लर्न करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, तो समझ में और भी सही आता है। बीच में हमारे पास क्या आ जाता है? यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। अभी हम सारी जो बातें करने वाले हैं वो 10 से करने वाले हैं। 0 के इधर प्लस होते हैं, इधर माइनस होते हैं। इधर चलो, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 3 के बाद आया था 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -15 और था 10 की पावर -18। ये तो माइनस के हो गए। प्लस में हमारे पास क्या क्या आया था? 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15 और हमारे पास 10 की पावर 18। करेक्ट। अब इनके नेम हो जाते हैं। नेम आप भी बताते चलेंगे एंड हम भी पढ़ते चलेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। पहले हमने यही पढ़ा था तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 10 की पावर -1 क्या होता है? डेसी। उसके बाद क्या आता है? सेंटी। फिर क्या आता है? मिली। मिली के बाद आता है माइक्रो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। फिर आता है नैनो, ये नैनो है। नैनो के बाद पीको। पीको के बाद कौन सा रह गया बीच में? 12 रह गया ना, एक मिनट। 9 के बाद आता है 10 की पावर -12, फिर आता है 10 की पावर -15 और एक आता है 10 की पावर -18। ये हो गया पीको। पीको के बाद क्या हो गया? फर्मी। और फर्मी के बाद एक और आ गया हमारे पास ऑटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, पीको, फर्मी, ऑटो। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग करेक्ट आंसर करते हुए चल रहे हैं। अब 10 की पावर +1 में आ जाना। इसको कैसे लर्न किया था? इसको हमने लर्न किया था पीछे से। E P T G M K H D A। EPTGMKHDA, यही मैंने आपको बोला था। जहां पे E का मतलब क्या हो गया? एक्सा। P का मतलब पेटा। T स्टैंड फॉर टेरा। G और M का आप बताएंगे। G और M का आंसर आप करेंगे। H फॉर हेक्टा और D फॉर डेका। चलिए G और M का आंसर आप करेंगे। G स्टैंड फॉर व्हाट एंड M स्टैंड फॉर व्हाट। G और M किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ प्रियंका, दैट इज डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। हाँ, दैट इज गीगा एंड मेगा। ये हो गया गीगा और ये हो गया मेगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा, इतना अपन ने पढ़ भी लिया था और एक बार नंबर लाइन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट भी कर लिया। जब टेबल में आते हैं
तो देखिए 10 की पावर माइनस 1 जो था उसको डेसी बोलते हैं। अब जरा समझना यहाँ पे, डेसी जो होता है ना, डेसी एक लैटिन भाषा के शब्द डेसिमस से आया है, और इस डेसिमस या डेसी का मतलब ही क्या होता है, 1/10। इसका मतलब ही क्या होता है, 1/10। इसलिए डेसी को हम डायरेक्ट ही क्या बोल देते हैं, 1/10। ये 1/10 इसको जब लिखोगे ये ऊपर चल जाएगा तो 10 की पावर -1 इसी फॉर्म में लिखा जाता है। तो एक्चुअली में ये डेसी डेसिमस से आया है, जिस डेसिमस का मतलब ही क्या होता है, 1/10 होता है। इसके बाद आता है हमारे पास दैट इज योर सेंटी। तो सेंटी भी सेम, सेंटी एक तो होता है सेंट और दूसरा हमारे पास होता है सेंटी, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। सेंट का मतलब तो होता है 100 और सेंटी का मतलब होता है 1/100। तो 1/100 को हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, सेंटी, 1/100, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिली। मिली भी जस्ट लाइक सेम है, यहां लिख देती हूं मैं, डेसी, डेसी का मतलब भी क्या हुआ, 1/10, 1/10। ऐसे ही सेम होता है सेंटी, सेंटी का मतलब ही क्या होता है, 1/100, 100। ये वर्ड्स ही हैं, इन वर्ड्स के मतलब होते हैं, जैसे किसी ना किसी नाम का कुछ मतलब होता है ना, ऐसे ही डेसी जो है वो जिस शब्द से आया उसको डेसिमस कहा, और इस डेसिमस या डेसी का मतलब ही क्या होता है, 1/10 होता है। जस्ट सेम लाइक सेंटी। अगर सेंट की मैं बात करती हूँ तो सेंट का मतलब 100 होता है और सेंटी का मतलब 1/100 होता है। नेक्स्ट आता है मिली। मिली, मिली का मतलब कितना हो गया, मिली का आप बताओ, अभी हमने पढ़ा है। हाँ, मिली जो है वो भी एक लैटिन वर्ड से ही आया है जिसको बोलते हैं मिले, MILLE, और इस मिली या मिले का मतलब होता है 1/1000, 1000। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है माइक्रो। देखो माइक्रो का ना हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं। माइक्रो का मतलब वो जो बहुत ही छोटा है, जैसे आप कंप्यूटर में भी माइक्रो कंप्यूटर पढ़ोगे, जस्ट सेम लाइक दैट। माइक्रो का इंग्लिश में मतलब ही क्या होता है, बहुत छोटे होना या स्मॉल होना। और वैसे अगर अपन प्रीफिक्स में बात करते हैं तो माइक्रो का मतलब कितना हो गया आपका, 1/10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नैनो। तो नैनो जो होता है वो 10 की पावर -9 होता है, और उसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है जो हमारी एटॉमिक रेडियस होती है, हमारा एटम होता है। देखो हमारा जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कुछ बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे, एटम बोला जाता है। फिर एटम के अंदर भी आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो जस्ट लाइक वो जो एटम है ना, इस एटम की ये जो रेडियस है, एटम की रेडियस को क्या बोल दोगे, एटॉमिक रेडियस। तो इस एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए ही हमारे पास में यूज होता है। इसको नाभिकीय नहीं परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। परमाणु त्रिज्या को नापने के लिए या एटॉमिक रेडियस को नापने के लिए हम नैनो का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो 10 की पावर -10 अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, इसको छोड़ते हुए चलो। नेक्स्ट आता है पिको, 10 की पावर -12। फिर आता है फेम्टो और फर्मी, दोनों नाम होता है इसका, फेम्टो और फर्मी। इस फेम्टो और फर्मी का यूज न्यूक्लियर रेडियस के लिए किया जाता है। वहां हमने एटॉमिक रेडियस की बात की थी, ठीक है। नैनो में तो एटॉमिक रेडियस आता है, और वहीं जो हमारा फर्मी या हमारा फेम्टो होता है उसमें न्यूक्लियर रेडियस आता है, जिसको हम नाभिकीय त्रिज्या बोलते हैं। और लास्ट हमारा हो जाता है ऑटो। एक हम टर्म का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ हिंदी में बोला जाता है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। इस तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए हम जिस इकाई का यूज करते हैं उसको बोला जाता है एंगस्ट्रॉम, और इस एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10। यदि आपसे पूछ भी लेता है तो एंगस्ट्रॉम का मतलब आपको याद रखना है, दैट इज वेवलेंथ को मेजर करने के लिए जिस यूनिट को यूज करते हैं उसको एंगस्ट्रॉम बोला जाता है, जिसका एक्चुअली में मतलब 10 की पावर -10 होता है। नेक्स्ट ऑटो आया, ऑटो के बाद हेक्टो था। किलो का यूज आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। जब भी आप किसी शॉप पर जाते हैं, जैसे मान लो स्वीट शॉप पे गए, मिठाई की दुकान पे गए, तो वहाँ क्या कहते हैं, 1 किलो कलाकंद दे दो, या 1 किलो बर्फी दे दो, 2 किलो बर्फी दे दो। तो वो किलो को हम हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मेगा, मेगा मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। देखो M4 माइक्रो होता है और M4 ही मेगा होता है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा,
माइक्रो का मतलब हमने यही तो पढ़ा था, माइक्रो एक दूसरे के अपोजिट में लर्न कर सकते हो। माइक्रो मतलब छोटा और मेगा मतलब क्या, बड़ा, और वही दोनों की यूनिट भी सेम है। ये तो हो जाती है 10 की पावर -6 और ये हो जाती है 10 की पावर 6। तो माइक्रो छोटा, मेगा बड़ा, दोनों में क्या आ जाता है 6 आ जाता है। नेक्स्ट आता है गीगा 10 की पावर -9, टेरा 12, पेटा 15 और एक्सा हो जाता है हमारे पास 80। ये यूनिट्स को हमने लर्न भी कर लिया था एक बार, इनके जो थोड़े बहुत यूज़ थे उनको भी हमने देख लिया। जहाँ पे जो चीज़ हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों को भी हमने समझ लिया, जो चीज़ आप समझ सकते थे नॉर्मली। देखो यूज़ तो सबके कहीं ना कहीं पे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके यूज़ नहीं है, बट हमारे लिए जो नॉर्मल चीज़ें हैं जिनको हम आसानी से कैच कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट जो है आज ये कुछ और हमारे पास प्रीफिक्स होते हैं, 4 प्रीफिक्स और है जो आपको अलग से याद करने हैं। इनका कुछ मतलब होता है, एक होता है आइसो, एक होता है क्वासी, एक होता है मेगा और एक होता है फोटो। अभी मेगा तो आप पढ़ी आए हो, तो मेगा को तो आप अच्छे से आपको क्लियर होगा। जब भी किसी बहुत बड़ी चीज़ की बात की जा रही है, 10 की पावर 6 की बात की जा रही है, तो हम, या बहुत अधिक बड़ी वस्तु की, तो हम मेगा का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फोटो, तो देखो फोटो आ जाए तो फोटो तो डायरेक्ट किससे रिलेटेड हो जाता है, लाइट से रिलेटेड होता है। फोटो इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लाइट। जैसे हमने ये भी पढ़ा था कि ऑप्टिक्स पढ़ा था ना आपने, ऑप्टिक्स का मतलब द स्टडी ऑफ लाइट। तो वैसे ही जो फोटो से संबंधित कुछ भी चीज़ आती है, जैसे फोटोन्स आया या फोटो आया। अभी क्वासी का मतलब समझते हैं प्रीतम, तो ये सारे जो होते हैं ना, फोटो दैट इज रिलेटेड टू योर लाइट हो जाता है, दैट इज रिलेटेड टू प्रकाश। मेगा में और फोटो में तो कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये 2 शब्द होते हैं जिनमें थोड़ा सा ना हमको समझने की ज़रूरत होती है। जैसे यदि मैं आइसो की बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है कांस्टेंट या फिर नियतांक। जैसे मेगा का मतलब होता है बहुत लार्ज, बहुत अधिक, वैसे ही आइसो का मतलब होता है नियतांक या कांस्टेंट। और वहीं क्वासी जो होता है, क्वासी का मतलब होता है पार्शियली मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक ऐसे आंशिक रूप से जिस चीज को हम बोल देते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यदि हम आइसो की बात करते हैं, आइसो जब आप अभी अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसी में हमारे पास थर्मोडायनामिक्स का एक चैप्टर आएगा, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आइसो से रिलेटेड कभी सुने हो। थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आइसो से संबंधित होते हैं। जैसे प्रीतम ने बताया आइसोटॉप्स, आइसोबार, वेरी गुड। इसके अलावा बहुत और शब्द है जो आप आइसो से रिलेटेड सुनते हो, जैसे थर्मोडायनामिक्स में भी आप सुनोगे। चलो हम आइसोबार भी ले लेते हैं, है ना, हम आइसोट्रॉपिक भी ले लेते हैं। इसके अलावा हम और क्या ले सकते हैं, और बताइए। आइसो से रिलेटेड आइसोथर्मल ले सकते हैं, वेरी गुड, आइसोथर्मल ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं आप बताइए। हाँ, आइसोट्रॉपिक हो गया, हाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी हम बात करते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की आप बात करते हैं ना, मैथ्स के अंदर भी आप पढ़ते हो। हाँ और बताइए। हाँ आइसोलेटेड हो गया, आइसोलेटेड। कोविड में ये वर्ड काफी यूज भी हुआ था कि आपको आइसोलेट रहना है ना। हाँ आइसोमेरिज्म हो गया। और बताइए। हाँ ये आइसोक्रॉनिक हो गया। तो ये कुछ वर्ड्स हैं देखो जहाँ पे ना हम बेसिकली क्या करते हैं, इस आइसो का यूज करते हैं। अब इस आइसो का मतलब समझना, आइसो का मतलब हो गया कांस्टेंट, जो चीज नियतांक है, ठीक है। अब थोड़ा सा जरा जैसे फर्स्ट एग्जांपल को लेते हैं, आप ही ने दिया है फर्स्ट एग्जांपल आइसोबार, ये सारे वही एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे मुझे टाइप किए, उनमें से कुछ एग्जांपल हमने ले लिए जिनको समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट पे लिखा हुआ है आइसोबार, फर्स्ट पे लिखा हुआ है आइसोबार। अब समझना, आइसो तो एक वर्ड हो गया और बार एक अलग वर्ड हो गया, ठीक है। अब आइसो बार से ही आप समझ सकते हो, बार में हम किस चीज को मेजर कर रहे थे, बार के लिए हमने कुछ यूनिट का यूज किया था, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का यूज किया था। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है बार, तो वो कौन सी यूनिट थी वो बताइए आप। वो ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी जिसकी यूनिट हमारे पास बार होती है। यूनिट तो हमारे पास आ गया है बार, यूनिट तो आ गया हमारे पास बार है, ठीक है, लेकिन ये कौन सी है। हाँ, बार से हम बेसिकली किसको मेजर कर रहे थे, प्रेशर को, ठीक है। और आइसो का मतलब मैंने आपको बताया क्या, कांस्टेंट।
तो इसका मतलब आइसोबैरिक का मतलब क्या हो जाता है, कांस्टेंट प्रेशर। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारा दाब जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, जो हमारा दाब है ना वो एक ही फॉर्म में रहेगा बेसिकली, या हम कह सकते हैं कि मतलब एक लिमिटेड फॉर्म में रहने वाला है, एक कांस्टेंट फॉर्म में रहने वाला है, उस प्रोसेस को हम आइसोबैरिक कह देते हैं। और आइसोबैरिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे आइसोट्रॉपिक, ठीक है, आइसोट्रॉपिक, सेम आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि कुछ एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, कुछ एक आपकी ऐसी वैल्यू हो गई, मैं कह दूं, जिसको ना हम, या एक ऐसी प्रॉपर्टी समझ लो, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जो भी वैल्यू आएगी ना किसी भी चीज की, उसमें आप किसी भी डायरेक्शन में उस पे फोर्स लगा लो या कुछ भी कर लो, किसी भी डायरेक्शन में उसमें किसी भी चीज को अप्लाई कर लो, लेकिन उसका जो मान है ना, वो जो वैल्यू है वो एक ही रहने वाली है, वो एक ही रहने वाली है, उसको हम बोल देते हैं आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, थर्मल, थर्मल तो हम इतनी बार से पढ़ते आ रहे हैं, हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक्स में हमने थर्म प्लस डायनेमिक्स पढ़ा था। थर्म का मतलब क्या हो गया था, समथिंग रिलेटेड टू हीट, समथिंग रिलेटेड टू हीट। तो आइसोथर्मल जस्ट नॉर्मल ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट, हीट का मतलब क्या, बेसिकली और टेम्परेचर, तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको हम कह देते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड है एक ऐसी जगह जहां पर सब चीजें क्या रहने वाली हैं, जैसे अगर आज मुझे आइसोलेट करना है, जैसे कुछ लोग थे जिनको कोविड हो गया था तो उनको आइसोलेट किया गया था, मतलब हम लोगों से दूर रख करके उनका एक कमरा बना दिया गया था, एक जगह पे उनको रख दिया गया था। तो वहाँ पे सारी चीज़ों की जो हम लोग जो नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, या उसका बाहर जाना अलाउड नहीं, उसको कमरे में ही रहना है, उसके पास लिमिटेड सारी चीज़ें कर दी गई। तो एक तरीके से उसको कॉन्स्टेंट की फॉर्म में समझने की कोशिश करो कि वो सारी चीज़ें उसके लिए कॉन्स्टेंट कर दी गई, सारी चीज़ें उसके लिए बेसिकली इक्वल कर दी गई। वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो केवल 7-8 दिन जो भी उसका फेज है, उसमें जो बाहर से आ रहे थे उनको मोस्टली 15 दिन, तो वो 15 दिन वो कैसे रहेंगे, एकदम ही कांस्टेंट फॉर्म में रहने वाले हैं, एकदम ही कांस्टेंट फॉर्म में क्या करने वाले हैं, रहने वाले हैं। ये ऐसे ही होता है हमारा आइसोक्रोनिक। तो आइसोक्रोनिक का मतलब भी क्या होता है, देखो आइसो और क्रॉनिक मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारा वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको हम कह देते हैं आइसोक्रोनिक। इस तरीके से आइसो बहुत सारे वर्ड्स के आगे लगा होता है, बहुत ही नहीं बहुत सारे वर्ड्स के आगे लगा होता है आइसो। तो जहां भी आइसो दिखे उस आइसो से क्या समझ लेना, आइसो का मतलब क्या है, कांस्टेंट है। आइसो का मतलब क्या, कांस्टेंट है। अब देखो कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपने माइंड को लिमिटेड करके एक ही चीज को समझो। कांस्टेंट का मतलब उसकी सारी वैल्यू सेम होगी या उसकी सारी चीजें सेम होगी, नहीं, हम उसको आइसोलेटेड में भी तो यूज कर रहे हैं, हम उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी तो यूज करते हैं। तो आइसो इज बेसिकली रेफर फॉर समथिंग दैट इज कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट किसी भी फॉर्म में आप उस चीज को सोच सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वासी। तो क्वासी से रिलेटेड ना एक प्रोसेस होता है, इसको भी समझ लो, दैट इज होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या क्वासी से रिलेटेड आपके पास कोई स्टेटमेंट हो, आप बताइए। आपने कहीं पे क्वासी से रिलेटेड कुछ पढ़ा हो, क्वासी से रिलेटेड कुछ समझा हो, जैसे हाँ यहाँ पे एक लाइन लिखी है इन्होंने, दैट इज इंडिया इज क्वासी फेडरल गवर्नमेंट। इसके अलावा कहीं आपने पढ़ा हो क्वासी जुडिशियल, ओके। लेकिन अभी हम यहाँ पे ना उस फॉर्म में नहीं सोच रहे हैं। क्वासी इज बेसिकली दैट इज समथिंग रिलेटेड टू वेरी स्लो, समथिंग रिलेटेड टू वेरी स्लो, या वो होगा नहीं होगा ये भी नहीं पता। जैसे मैंने बोला क्वासी स्टैटिक, तो क्वासी स्टैटिक का मतलब एक ऐसा प्रोसेस हो गया जो काफ़ी ही स्लो है, जो काफ़ी ही धीमा प्रोसेस है। उस काफ़ी ही धीमे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो पार्शियली तौर पर है, मे बी टाइप का है। और वैसे अगर रेफर किया जाए तो जो नहीं आ रहा है तो उसमें हम काफी ही किसको रेफर करते हैं, स्लो को, या फिर काफी ही धीरे को रेफर करते हैं। इसके अलावा मेगा और फोटो हमने देख लिए। फोटो का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज फोटो डायोड। हाँ, फोटो डायोड आप ले सकते हो। फोटो डायोड दैट इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट,
दैट इज योर फोटो डायोड। इसके साथ जितने भी मैट्रिक्स प्रीफिक्स थे जो हम पढ़ सकते थे वो सारे हमने पढ़ लिए, वो सारे देख लिए। अब एक न्यू टॉपिक और आपके चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। हाँ, समथिंग लाइक दैट उर्मिला, जैसे फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड प्रियंका प्रीतम, फोटोसिंथेसिस है ना। फोटोसिंथेसिस जो होता है हमारा, उस प्रोसेस में भी हमको सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो सनलाइट से बेसिकली हमको क्या मिल रहा है, सनलाइट, लाइट की बात हो रही है ना, तो वो फोटो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू योर लाइट। मतलब सिंथेसिस का मतलब बनाना, और जो फोटो से कुछ चीज को बना रहे हैं उस प्रोसेस को ही हम क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसेल। तो जहां भी फोटो दिखे वहां थोड़ा सा यूज करना, दैट इज फोटो का मतलब लाइट आ रहा है, मेगा का मतलब लार्ज आ रहा है, क्वासी का मतलब पार्शियल आ रहा है, और आइसो का मतलब कुछ चीज है जो कांस्टेंट आ रही है। लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, चैप्टर भी आज फिनिश हो जाएगा। अब आ जाइए, हाँ, फोटोवोल्टिक सेल। हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, विमीय विश्लेषण की। वैसे तो इसको काफी ही टफ टॉपिक में से एक माना जाता है, बहुत ही टफ टॉपिक इसको माना जाता है। यहाँ से ऐसा रहता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको अपने बेसिक्स को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पहली चीज़, यदि मैं किसी क्वांटिटी की बात कर रही हूँ तो वो क्वांटिटी तो आपको पता होगी यार, है ना। क्वांटिटी की आपको यूनिट पता होनी चाहिए, क्वांटिटी की यूनिट पता होनी चाहिए, या फिर उसका कोई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वैसे होता तो ये है कि जो क्वांटिटी है उसको आपका फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूले के साथ आपको उसकी यूनिट पता हो। इस यूनिट, यदि ये यूनिट आपको पता है, उसी के बाद आप उसका डायमेंशनल एनालिसिस का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। डायमेंशनल एनालिसिस के लिए जो उसका फॉर्मूला है उसको क्रिएट कर सकते हो। होता क्या है, बेसिकली जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए, उनके मध्य अलग अलग तरीके के संबंधों को निकालने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। अगर हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं या हमारी डेली लाइफ की कुछ बात करते हैं तो वहाँ पे इस टॉपिक का कोई यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ हम एनालिटिक को देखते ही नहीं है। अगर मैं नॉर्मल बात करती हूँ हमारे चीज़ों की, या जैसे मैं नॉर्मल अपने डेली टू डेली लाइफ की बात करती हूँ, डे टू डे लाइफ की बात करती हूँ, तो वहाँ पे हम इस टॉपिक को यूज़ नहीं करते। बस जस्ट नॉर्मल किसी भी चीज़ की आपको क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मध्य, तो उसके लिए हमारा डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हमने 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स पढ़ी थी, 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स पढ़ी थी। वो 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स को ही हमारा जो भौतिक संसार है या हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड है उसकी डायमेंशंस या विमाएं कहा जाता है। जहाँ पे देखो लेंथ के लिए आप ब्रैकेट में एल लिखोगे। अच्छा, ये 7 की 7 जो है इनको स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। लेंथ के लिए एल लिखोगे, मास के लिए एम लिखोगे, टाइम के लिए टी लिखेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट से चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस में किया जाता है, एम्पियर में, दैट्स वाई इसको एम्पियर लिखेंगे। थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर को मापते हैं केल्विन में, तो के आ गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापते हैं किस में, कैंडेला में, तो सी आ गया। और वहीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापते हैं किस में, मोल में, तो MOL आ गया। जस्ट नॉर्मल ये स्टार्टिंग की जो होती है LMT को तो लेंथ, मास, टाइम के अकॉर्डिंग ही लर्न रख लो। बाकी जितनी भी है उन सबको उनकी यूनिट्स के अकॉर्डिंग लर्न किया जाता है। जितनी भी क्वांटिटीज है उन सबको उनकी यूनिट्स के अकॉर्डिंग लर्न किया जाता है। जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स पहले बताइए क्या होता है। मैकेनिक्स मैंने बहुत बार बताया ना कि इस चीज को हम बोलते हैं मैकेनिक्स, या इस चीज को हम बोलते हैं आपका यांत्रिकी। तो वो यांत्रिकी क्या होता है, क्या आप पूछ रहे हैं आप विक्रम, एक बार रिपीट करेंगे। हाँ, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू मोशन समझ लो, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट या तो वो मोशन में है या रेस्ट पे है, तो उस पे जो कार्य करने वाले बल है ना, जो कार्य करने वाले फोर्स हैं, उनको हम किस चीज में कंसीडर करते हैं, बेसिकली उस चीज को हम कंसीडर करते हैं मैकेनिक्स में या यांत्रिकी में। और मैकेनिक्स या यांत्रिकी में हम मोस्टली इन 3 ही चीजों का यूज करते हैं। यांत्रिकी में या मैकेनिक्स में हम इन 3 डायमेंशंस का ही बेसिकली यूज करेंगे। किस किस का, LMT का। बाकियों का भी यूज होता है लेकिन केवल मैकेनिक्स के अंदर हम LMT का ही यूज करते हैं। नहीं विक्रम,
जब हम बात करते हैं ना, देखो सिंबल्स की यदि मैं बात करती हूँ तो जो स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स होते हैं वो यही होते हैं, स्टैंडर्डाइज जो सिंबल्स होते हैं वो यही होते हैं। अब ऐसा हो सकता है, उस चीज को भी क्लियर कर लेते हैं, जैसे आपका एम्पियर है तो एम्पियर के लिए कई बार आई भी लिखा होता है ना, इसको जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको कई बार आई से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और अभी हम ऐसे एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे जहाँ पे आपका है तो वो क्या बोलते हैं, है तो वो आपका इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन उसको हमने एक ही जगह आई लिखा हुआ है। लेकिन जब हम स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में बात करते हैं तो वहां पे हम ए ही यूज करते हैं, वहां पे हमको ए ही दिखता है और बाकी सबका सेम ही रहता है। कैंडेला के लिए CD आएगा, मोल के लिए MOL ही आएगा और टेम्परेचर के लिए K ही आएगा। बस ये इलेक्ट्रिक करंट होता है जहाँ पे A या I का जो कंफ्यूजन है वो एक क्रिएट हो जाता है कि A लेना है या I लेना है, बाकी सबका सेम ही रहता है, यही रहता है। अब सीख लेते हैं बेसिकली बनाते कैसे हैं या देखते कैसे हैं। अभी मैंने बोला हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, हमारा चैप्टर 2 जो है वो भी मैकेनिक्स ही है और अभी हम नॉर्मल LMT से सूत्र बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। L स्टैंड फॉर लेंथ, M स्टैंड फॉर मास एंड T स्टैंड फॉर योर टाइम। यदि मैं बात करती हूँ वॉल्यूम की, जिसको हम बोलते हैं आयतन, ठीक है, वॉल्यूम की या आयतन, पहला 3-4 एग्जाम्पल ले लेंगे, उसके बाद चीजों को समझ लेंगे, मतलब उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वॉल्यूम या आयतन, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप मैथ्स के अंदर पढ़ते हो ना, इसका वॉल्यूम निकालो या इसका आयतन निकालो, तो एक्चुअली में क्या, हाँ वॉल्यूम या आयतन का मतलब ही क्या हो गया, जहां हम L, B और H की बात कर रहे हैं, राइट, L, B और H की बात कर रहे हैं, यही होता है। L की यूनिट क्या होती है, L की SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। B पे आ जाओ, B की SI यूनिट क्या होगी, मीटर ही होगी। या जब लेंथ को जिस चीज में नाप रहे हो ब्रेथ को भी उसी में नापोगे। अब जिस चीज में ब्रेथ को नाप रहे हो, लेंथ ब्रेथ सेम है तो हाइट की भी क्या होगी, मीटर ही होगी, ठीक है। M हो गया। अब तीनों को जरा देखना, M को क्या मैं मीटर क्यूब लिख सकती हूँ, मैंने बोला M को क्या मैं मीटर क्यूब लिख सकती हूँ, हाँ मैम बिल्कुल लिख सकती हूँ। मीटर क्यूब जो होता है वो किसकी SI यूनिट होती है, मीटर जो होता है वो किसकी SI यूनिट होती है, लेंथ की। लेंथ की जो SI यूनिट है वो क्या होती है, मीटर होती है, यूनिट होती है मीटर। और अभी यहाँ क्या आ रहा है, मीटर। तो यदि मैं LMT में इसको पुट करती हूँ तो जरा देखना, L की बात हो रही है, केवल L की बात हो रही है, लेंथ की SI यूनिट मीटर हो गई और मीटर में कितनी पावर दे रखी है, 3, तो इसका मतलब L में भी कितनी पावर हो गई, 3। क्या M में कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो मैं 0 लिख सकती हूँ। क्या टाइम में कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो क्या मैं 0 लिख सकती हूँ। ना तो मुझे सेकंड में कुछ दिया हुआ था, ना मुझे किलोग्राम में कुछ दिया हुआ था, मुझे केवल मीटर में दिया हुआ था, दैट्स वाई मीटर की वजह से मैंने लेंथ में कितना लिख दिया, L क्यूब। अब इसको हम L इस तरीके से नहीं लिख के डायरेक्ट L क्यूब भी लिख सकते हैं, जस्ट सिंपल, क्योंकि M और T में तो क्या हो गया, 0 हो गया। और जब भी कोई आपका M 0 या T 0 होता है ना, किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसको बेसिकली 1 कंसिडर किया जाता है, एक कंसिडर किया जाता है। तो एक मल्टीप्लाई एक ही होगा और एक को L क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो L क्यूब ही होगा। तो जस्ट नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो गया, L क्यूब। अच्छा ये होगा कि इनकी SI यूनिट्स की फॉर्म में इनको लर्न करो, क्योंकि देखो केवल 3 है, 3 के बाद जितने भी है ना उन सब की आपको SI यूनिट्स ही है जो रिप्रेजेंट करने के लिए दे रखी है, तो वहां पे आपको ना कंफ्यूजन नहीं होगी यदि आप यूनिट्स में ही सिस्टम को चलाओगे। और यदि आप डायरेक्ट कर सकते थे, इसको ऐसे भी किया जा सकता था, वॉल्यूम का मतलब LBH है ना, L फॉर लेंथ हुआ। ब्रेथ की बात हो रही है, वो भी ब्रेथ का मतलब भी क्या हुआ, एक तरीके की लेंथ ही हुई, ये भी लेंथ है, ब्रेथ का मतलब भी एक तरीके की लेंथ हुई और हाइट का मतलब भी एक तरीके की लेंथ हुई। क्योंकि जो तीनों टर्म्स है ना, उन तीनों टर्म्स को या जितनी भी टर्म्स आ जाए उन सब सारी टर्म्स को हमें SI जो हमने 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स क्वांटिटीज पढ़ी थी, उन क्वांटिटीज की फॉर्म में ही लिखना होता है, क्योंकि साथ ही है। अब उनमें से ये ब्रेथ या हाइट को आप किसी भी क्वांटिटीज में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ब्रेथ भी किसका फॉर्म होती है, L का, H भी किसका फॉर्म होती है, L का, तो दैट्स वाई हम यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे L क्यूब। ये आपको समझ आता है तो ये कर लीजिए, ये नहीं आता है तो ये कर लीजिए, जो आपको ईजी लगे उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पे आते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे यदि मैं बात करती हूँ सेकंड मास की, ठीक है, मास की SI यूनिट हो गई किलोग्राम। चलिए इसको बनाते हैं MLT के अंदर, MLT।
तो मुझे ये बताइए, देखो यहाँ पे क्वांटिटी भी है, क्वांटिटी की यूनिट भी दे रखी है किलोग्राम, ठीक है, बस यहाँ पे किलोग्राम ही दिया हुआ है यार। अब एल एम से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, MLT नहीं, इसको LMT लिखते हैं, LMT ही चल रहा है ना, तो LMT ही चलने दो। एल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंथ को, तो यहाँ पे हमको कहीं मीटर तो दिया हुआ नहीं है, तो हटा दो। एल की पावर कितनी हो गई हमारी, 0। एम में आ जाओ, एम दिया हुआ है यार, मास का एम तो दिया हुआ है, किलोग्राम दिया हुआ है, कितना, 1 दिया हुआ है, तो एम की कितनी हो गई 1 और टी की भी कितनी हो गई 0, तो L0 M1 T0, या इन शॉर्ट में लिख सकती हूँ M1। यही होगा मास का आपका, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। हमने बात कर ली वॉल्यूम की, हमने बात कर ली मास की, थर्ड चलो बात कर लेते हैं लेंथ की। लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में। लेंथ को मीटर में किया जाएगा। अब जरा इसका MLT का फॉर्मूला निकाल लो। लेंथ की बात हो रही है, लेंथ आपको दे रखा है मीटर, तो L की पावर 1, मास कुछ दे ही नहीं रखा 0, टाइम कुछ दे ही नहीं रखा 0, तो L1 M0 T0, तो एक्चुअली में कितना हो गया L1। यही है, इतना ही होगा। ये थोड़े से स्टेप बढ़ते जाएंगे। जैसे यदि हम बात करते हैं, हमारे पास मान लिया फोर्थ पे हम बात कर लेते हैं हमारे वेलोसिटी की या फिर हमारे वेग की। देखो वेलोसिटी या वेग का ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। मैंने क्या कहा, फिजिकल क्वांटिटी में आपको देखो यूनिट्स का तो पता होना ही चाहिए, यूनिट से आप क्वेश्चन कर सकते हो। यदि मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, डायरेक्ट यूनिट याद है, तो वहां से भी आप अपनी MLT का जो सूत्र है उसको निकाल सकते हो। लेकिन फॉर्मूला याद होगा तो बेस्ट है, वहां से एक स्टेप और आपका जो है वो बढ़ जाता है। जैसे वेलोसिटी जो होती है, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हिंदी में यदि मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है विस्थापन बट्टा समय। अब आप बोलोगे विस्थापन क्या होता है, इस पे भी एक बार बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। दैट इज दो चीजें होती है, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी एक होती है दूरी और एक होता है विस्थापन। दूरी और विस्थापन में केवल इतना डिफरेंस होता है, जैसे मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, मुझे A से B पे जाना है, तो एक तो ये सीधा रास्ता हो गया जिससे मैं चल जाऊं, एक हो गया कि मैं ऐसे घूम घूम के फिर घूम के यहाँ से इस तरीके से जाऊं, ठीक है। एक रास्ता ये हो गया, दूसरा रास्ता ये हो गया, तीसरा ये हो गया कि मैं इस बार नीचे से कुछ इस तरीके से फिर घूम के यहाँ जाऊं, तीसरा ये हो गया। तो एक्चुअली में जो कोई भी ये ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना भी चला गया दूरी है, या जितना भी टोटल जितने भी पाथ लेंथ को कवर किया गया है, टोटल जितनी भी पाथ लेंथ को कवर किया गया है, उसी को हम कह देते हैं हमारी डिस्टेंस। उसको बोलते हैं डिस्टेंस, यानी कि दूरी, ठीक है। क्या बोला मैंने, जितनी भी आपकी पथ है ना, जितना भी पथ है, जितना भी आप उस पथ पे चले हो, तो टोटल जो पथ की लंबाई है ना, टोटल पथ की लंबाई, उसको बोल दिया जाता है आपका दूरी। और वहीं जो सबसे छोटी पाथ की दूरी है ना, सबसे छोटी, जैसे A से B पे हम डायरेक्ट पहुंच सकते थे इस रास्ते से, और यही रास्ता क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे शॉर्टेस्ट है, ये सबसे छोटा है। तो ये जो सबसे छोटा रास्ता है, इसको बोल दिया जाता है आपके डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपका विस्थापन, ठीक है। जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, और जो टोटल पाथ की लेंथ होती है उसको बोला जाता है डिस्टेंस। क्या बोला मैंने कहा कि जो आप टोटल पूरा चले ना, जितना भी आप टोटल चले, उस पूरे को तो आप कह दो कि वो हो गई आपकी दूरी, और उसमें से A से B पे पहुंचने के लिए जो सबसे कम दूरी आपने तय की, उस सबसे कम दूरी को हम कह देते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। अब ये विस्थापन में ही जब समय का भाग दिया जाता है ना, विस्थापन में समय का भाग दिया जाता है, इसी को बोलते हैं हमारा वेलोसिटी। किस तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में है ना चेंज हो रहा है, पर सेकंड में किस तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन चेंज हो रहा है, उसी को हम कह देते हैं हमारा वेग। अब इस चाहे ये डिस्टेंस हो और चाहे ये डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों की यूनिट मीटर ही होती है, दोनों को मापा मीटर में ही जाता है। तो यहाँ आना जरा, विस्थापन की यूनिट क्या हो गई मीटर, समय की यूनिट क्या हो गई सेकेंड।
यही हुई मीटर पर सेकेंड। अब जरा इसको चेंज करो, इसको चेंज करते हैं हम, हमारे यहाँ पे लिख देती हूँ एम LMT की फॉर्म में, LMT फॉर्म में आ जाओ। L फॉर लेंथ है, L फॉर लेंथ है, राइट। लेंथ का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर दिया हुआ है आपको, लेंथ का ऐसा ही मात्रक हुआ मीटर, और मीटर दिया हुआ है, यानी L की पावर कितनी हो गई? 1। आगे आ जाओ, M फॉर क्या है? मास। मास की ऐसा यूनिट क्या? किलोग्राम। क्या यहाँ किलोग्राम दिया हुआ है मैम? नहीं दिया हुआ, दैट्स वाई M में क्या हो गया? 0। नेक्स्ट चलो, T फॉर टाइम। टाइम का ऐसा ही मात्रक हो गया सेकंड, तो यहाँ सेकंड दिया हुआ है जी, बिल्कुल दिया हुआ है, ये रहा सेकंड दिया हुआ है ना, तो ये सेकंड। अब समझना, जब ऊपर था तो हम ऐसे ही लिखते हैं, जैसे L में 1 M में 0 लिख दिया। अब ये चीज नीचे है, नीचे से ऊपर जाती है, तो इसको -1 लिखेंगे। कितना? -1। यदि यहाँ पे मान लो 2 होता तो यहाँ पे कितना आ जाता? T - 2 आ जाता। यदि यहाँ पे मान लो सेकंड की जगह कोई ऐसा होता 3 क्यूब होता, तो यहाँ पे कितना आ जाता? नीचे से ऊपर जाता तो -3 आ जाता। जस्ट नॉर्मल, सिर्फ ऊपर से नीचे जाने पे माइनस लग जाता है, बाकी पावर जो रहती है वो एग्जैक्टली सेम रहती है। यदि यहाँ आए तो मीटर पर सेकंड आ गया। यहाँ देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब सेकंड का मतलब उसकी पावर कितनी है? 1 है, कुछ नहीं है। तो जब भी जैसे ही वो नीचे से ऊपर गया तो ये हो गया T - 1। तो L1 M0 T - 1 हमारा वेलोसिटी का क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, कितना हो गया? L1 M0 T0। और इसको मैं एक फॉर्म में और लिख सकती हूँ L1 T - 1, क्योंकि वैसे भी M0 का कोई सेंस बनता नहीं है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद आप करोगे। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा। आप बताइए किसका देखें, किसका हम 1 mLT का सूत्र बनाए। आप कोई यूनिट बताइए, उस यूनिट का बनाते हैं। जो भी आपको कोई भी ऐसी कोई क्वांटिटी जो आपके माइंड में आ रही हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका आप बताइए, उसका अपन mLT का सूत्र बताते हैं। चलिए, विक्रम ने बताया हमको 5th नंबर, दैट इज किसका? वर्क का। वर्क को हम बोलते हैं कार्य। ठीक है, ठीक है विक्रम, यही है वर्क का, या जिसको हमने बोल दिया कार्य। अब समझना कार्य का मतलब क्या होता है। देखो, मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरे अकॉर्डिंग मेरा कार्य है। आप पढ़ रहे हो, ये आपके अकॉर्डिंग आपका कार्य है। लेकिन ये तो हमने बात की जनरल कॉमन वे में, कि ये तो मैंने बता दिया आपको, चलो ठीक है, ये कार्य है हमारी डे टू डे लाइफ में। लेकिन क्या साइंस की टर्म में भी इसी चीज को कार्य बोला जाता है? बिल्कुल नहीं। साइंस की टर्म में हम इस चीज को कार्य नहीं बोलते हैं। साइंस की टर्म में हम इसको कार्य नहीं कहेंगे। कार्य के लिए 2 शर्तें होती हैं, जिसमें पहली शर्त होती है किसी भी पिंड पर, कोई भी पिंड पर यदि मैं फोर्स लगाती हूँ ना, पहला एक तो वो डिस्प्लेस होना चाहिए। बताती हूँ इसका मतलब क्या है। डिस्प्लेस का मतलब होता है, दैट इज, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है और यदि मैंने इस पे फोर्स लगाया और थोड़ी देर बाद यदि मैं देखती हूँ तो ये ए पर था और कहाँ पहुंच गया? बी पर पहुंच गया। इसने थोड़ी सी क्या कर ली? ये दूरी चढ़ ली। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं, बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में ही लिखते हैं। तो हमारा जो वर्क होता है वो कितना हो जाता है? दैट इज W इज इक्वल टू, हम एक तो क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। इसके लिए हमारी जो दूसरी शर्त होती है, हाँ, दूसरा क्या होता है, एक किसी भी पिंड पे क्या लगना चाहिए? फोर्स लगना चाहिए, यानी कि बल लगना चाहिए। एक तो बल और एक हो गया विस्थापन। ये 2 शर्तें होती हैं हमारे किसके लिए? कार्य के लिए। तो कार्य का एक सूत्र भी होता है जिसको बोला जाता है F.D। F.D का मतलब ये हो गया, किसी भी पिंड पे कार्य किया हुआ तभी माना जाएगा कि पहला या तो उस पे कोई बल लगा हो, और बल लगने के बाद उसने कुछ ना कुछ विस्थापन तय किया हो, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तय की हो। यदि मान लो मैंने किसी चीज पे फोर्स लगाया, जैसे ये दीवार है, इस दीवार को यदि मैंने ऐसे धक्का दिया तो मैंने यहाँ फोर्स तो लगाया, लेकिन क्या मेरे फोर्स लगाने से ये दीवार हिली? नहीं हिली। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। और जब किसी भी चीज में 0 का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना? 0। तो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ वहां पे मेरा कार्य भी कितना हो गया? 0 हो गया। दोनों शर्तों को यहाँ सेटिस्फाई होना जरूरी होता है, तभी हम साइंस के टर्म में किया हुआ कार्य मानते हैं कि हाँ भैया ये जो वर्क है ये एक्चुअल में तभी हुआ है जब इस पे या तो फोर्स लगा और फोर्स के साथ साथ ये क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ, तभी यहाँ पे कार्य होगा। यदि फोर्स 0 है तो नहीं होगा। फोर्स मान लिया फोर्स 0 है बट डिस्प्लेसमेंट हुआ
जीरो हो गया वर्क, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, फोर्स है तो भी जीरो हो गया वर्क, तो वहां पे कुछ कार्य हुआ ही नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, एमएलटी के सूत्र की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला हमने देख लिया, हमको याद है। एफ फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का हमने ये पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट का भी आप पढ़ के ही आए हो, कितना हो गया, मीटर। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिक है, उसको समझना। देखो, जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे, 7 है, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो 7 है, और साथ ही में उनकी 7 ही क्या है, मात्रक हैं, उनके 7 ही यूनिट्स हैं। अब समझो, क्या आपने उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में फोर्स को पढ़ा था? क्या, मेरा क्वेश्चन आपसे केवल इतना है, क्या आपने उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर फोर्स को पढ़ा था, या फिर क्या आपने उन 7 यूनिट्स के अंदर, 7 यूनिट्स के अंदर न्यूटन को पढ़ा था? क्या पढ़ा था? क्या दोनों में से कोई भी चीज ऐसी है जो आपने 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज या उनकी यूनिट्स के लिए पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी ना, हमने नहीं पढ़ी थी। हमने 7 के अंदर कहीं भी फोर्स या न्यूटन का जिक्र किया ही नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, वर्क में हमारे पास क्या आ रहा है, फोर्स भी आ रहा है, और फोर्स के साथ साथ क्या आ रहा है, न्यूटन भी आ रहा है। तो अब हम इसको क्या करें, अब हम इसको कैसे चेंज करें? क्योंकि एक्चुअली में फोर्स जो है वो आपकी कैसी क्वांटिटी हो गई बच्चे, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, जो किससे बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनी है, इस फंडामेंटल से मिलकर के बनी है। अब ये न्यूटन हमने पढ़ा नहीं, फोर्स हमने पढ़ा नहीं, तो मुझे ये बताओ, अब मैं एमएलटी का सूत्र कैसे बना सकती हूँ? मैं बना ही नहीं सकती, मैं कैसे बनाऊं? मेरे पास कोई वो ही नहीं है। तो इसका एक हमारे पास आंसर क्या होता है कि इस न्यूटन को मैं किस में चेंज कर लूं, न्यूटन को मैं चेंज कर लूं किस में, हमारे, या तो मैं उसको मतलब जो भी हमारे पास 7 यूनिट्स है ना, उन 7 यूनिट्स में से किसी में भी चेंज कर लूं। यदि वो उन 7 यूनिट्स में चेंज हो जाता है, यदि ये जो n यूनिट है ये किसी भी आपके 7 यूनिट्स में से किसी में भी चेंज हो जाती है, तो मैं इसको इजीली, इसका एमएलटी का जो सूत्र है उसको बना सकती हूँ। बस इतना ही है ना। अब समझो, यहाँ पे भी हमको फोर्स समझना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमको एक कंसेप्ट होता है फोर्स का, वो देखना पड़ेगा। फोर्स जो होता है ना, बल जो होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना में ए, यानी कि एक्सेलरेशन। F = ma होता है। जब आप न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ोगे, ये सारी चीजें आपके सेकंड चैप्टर में आ जाएंगी। अभी जो मैं चीज समझा रही हूँ केवल उसको समझते हुए चलना। फोर्स बराबर होता है m, F = ma होता है। न्यूटन के सेकंड लॉ से हम इसको समझेंगे भी। अब m की यूनिट क्या होती है, अब आ गया भैया, m की यूनिट हो गई किलोग्राम। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन या जिसको त्वरण भी बोलते हैं, जो वेलोसिटी अपन पढ़ के आए हैं ना, तो इस वेलोसिटी बटा टाइम के मध्य का जो अनुपात होता है, इसको बोला जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन। जो आपके क्या बोलते हैं, वेग और समय के मध्य के अनुपात को हम एक्सेलरेशन यहाँ पे बोलते हैं। आप समझना, उस वेग का ऐसा ही मात्रक हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखा था, सॉरी मीटर पर सेकंड देखा था, और 1 सेकंड और यहाँ पे दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड मिलके मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जस्ट नॉर्मल किलोग्राम तो ये हो गया, एक्सेलरेशन का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो मेरा न्यूटन है ना, एक्चुअली में ये जो मेरा न्यूटन है, इस न्यूटन का मतलब ही क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये आ गया आपका बल का मतलब। इस न्यूटन का मतलब क्या हुआ, इस न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, जब हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात किए थे या उनकी यूनिट की बात किए थे, तो वहां किलोग्राम भी था, उस यूनिट में किलोग्राम था, मीटर भी था, सेकंड भी था। तो अब मैं इस चीज को चेंज कर सकती हूँ, अब मैं इस चीज से अपना एमएलटी का जो फॉर्मूला है वो बना सकती हूँ। यदि मैं यहीं पे आती हूँ वापस, कि जो W होता है वो F × D होता है, जस्ट बिकॉज मुझे न्यूटन से मेरा जो आंसर है वो नहीं निकल रहा था, इसलिए मैंने न्यूटन को किस में चेंज कर लिया, इस यूनिट में चेंज कर लिया, किलोग्राम अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लिया, और मीटर का मीटर कर दिया। इस फॉर्म में जस्ट मैंने उसको चेंज कर लिया। अब क्या मैं एमएलटी का फॉर्मूला बना सकती हूँ? अब बन सकता है। अब बनाओ, LMT। समझो, किलोग्राम किसकी आपकी यूनिट हुई? यदि मैं 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज की बात करती हूँ, तो किलोग्राम आपकी किसकी यूनिट हो गई? किलोग्राम हो गई मेरे मास की। तो कितनी है? 1 है, तो 1 आ गया।
मीटर इंटू मीटर को हम मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, और मीटर किसकी ऐसा यूनिट, मीटर जो है वो किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। तो यहाँ कितना आ गया 2। अब यहाँ समझो सेकंड स्क्वायर है, मैंने क्या बोला था, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस लगेगा, और 2 का 2 है तो 2 हो जाएगा। तो ये आ गया L2 m1 t minus 2। इज दिस करेक्ट और नॉट? हाँ, दैट इज m1 L2 t minus 2। अब जो बच्चों को लग रहा है यार ये क्या ही समझा दिया, इसमें इतने सारे लॉजिक लगा दिए, हमने स्टार्ट किया था कार्य से, वहां पे फोर्स आ गया, फिर हमने वेग भी पढ़ लिया, वहां विस्थापन आ गया, ये जो न्यूटन है इसको हमने चेंज किया। तो जस्ट चिल, रिलैक्स करो, अच्छे से नॉर्मल रहो, कोई टिपिकल चीजें नहीं है। इन सारी चीजों की बात हम हमारे फर्दर फिजिक्स के अंदर करने वाले हैं, सारी चीजों को समझेंगे, चाहे ये आपका फोर्स हो, चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे आपका एक्सेलरेशन हो, चाहे आपकी वेलोसिटी हो, चाहे आपका वर्क हो, चाहे आप क्या पढ़ा हमने, और वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ तो इसी में पढ़ लेते हैं। तो ये जितनी भी यूनिट्स है ना, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, वर्क, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स का फॉर्मूला हो गया, इन सभी चीज़ों को हम अगर अभी समझ आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आया है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, मस्त रहो। मैंने कहा ना, रिलैक्स करो। जब जहाँ जहाँ ये चैप्टर में आते जाएंगे वहाँ वहाँ हम सारी चीज़ों को समझते जाएंगे। अगर अभी आ गया तो बेस्ट है, वहाँ पे एक बार रिवाइज हो जाएगा, और नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अभी फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही तो खत्म हुआ है, अभी सेकंड है, थर्ड है, 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर पढ़ने हैं। 20 चैप्टर पढ़ने के बाद यदि आपको ये ना आए ना, तब टेंशन वाली बात है कि यार अब मुझे क्यों इसका फॉर्मूला याद नहीं है, कि अब वर्क क्या होता है, उस टाइम वो टेंशन वाली बात है। पहले चैप्टर के बाद नहीं आ रहा तो कोई नहीं आएगा ना, हमने ना तो कार्य पढ़ा है, ना हमने कोई बल पढ़ा है, ना हमने कोई विस्थापन पढ़ा है, तो मैम आएगा कैसे जब हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अभी मैं टेंशन लो, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ नहीं आया तो जहाँ जिस चैप्टर में आएगा वहाँ पे हम हर एक चीज को रिवाइज करते हुए चलेंगे। हमारा मेन फोकस यहाँ पे क्या है कि आपको ये LMT का सूत्र बनाना आना चाहिए। ये आपको बनाना आया या नहीं, इस चीज का आप मुझे आंसर करो। यदि ये आपको बनाना आ गया, दैट्स मीन्स कि ये आपके लिए इनफ है। बस आपको यहाँ पे केवल ये सीखना था, इसको कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे ये पावर्स को कैसे लिखा जाता है, ये यहाँ पे सीखना था। यहाँ आपको फॉर्मूले या चीजों को नहीं सीखना था, यहाँ ये सीखना था। ये आपको क्लियर हो गया? वो विजय फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही होंगी। जैसे मान लो जहाँ पे भी हम टेम्परेचर आ जाएगा, तो टेम्परेचर यदि कहीं पे भी आ जाता है, जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक करंट है, तो करंट का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा का मतलब क्या हो गया, आपका चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। अब चार्ज में जाओ, पहले तो चार्ज में जाओ, और वैसे इसको तो इलेक्ट्रिक करंट को तो डायरेक्ट हम एम्पियर में ही लिख लेते हैं, इसके ऊपर नहीं करे तो सही रहेगा, चार्ज के लिए जरूर यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट का तो डायरेक्ट दिया हुआ है ना एम्पियर, तो उसमें नहीं हमें ज्यादा वो जाना है। हाँ देखो, इसके अलावा टेम्परेचर से रिलेटेड जैसे कई बार जूल पर केजी इंटू कैल्विन लिखा होता है। जब आप स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा की बात करोगे तो उसका जो मात्रक होता है वो जूल बटा किलोग्राम इंटू कैल्विन होता है। तो अब वहाँ कैल्विन आ गया, के आ गया ना, मैंने यही तो बोला, जूल अपॉन किलोग्राम इंटू कैल्विन। स्पेसिफिक हीट जूल भी आ गया, किलोग्राम भी आ गया, के भी आ गया। अब बनाओ इनको MLT की फॉर्म में लिखोगे, और यहाँ पे जब के आ रहा है तो आप किसका यूज करोगे, के का यूज करोगे MLT की फॉर्म में, तो इसलिए के आ गया। अब इस के को लगाओ, अब इस के में कितनी आ रही है, -1 की पावर 1 आ रही है। तो जहां भी जो फॉर्मूला पढ़ते चलोगे ना, वहां पे सारी फंडामेंटल जो बेस क्वांटिटीज है उन सब के यूज होते हैं, और वो इस तरीके से होते हैं। हर जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए 4-5 तो अब हमने सॉल्व कर लिए। अब जो आपने को मैंने पढ़ा दिए हैं उनमें से 1-2 आप सॉल्व करके दिखाओगे। जैसे आप मुझे एक तो प्रेशर का बताओगे, प्रेशर हम कल भी पढ़े थे, प्रेशर मैंने आज भी बताया है, तो इसका आपको सूत्र हो गया होगा। यहाँ मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और इसको हम मापते हैं न्यूटन में, और इस न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इतनी हेल्प आपकी कर सकती थी कि मैंने न्यूटन की आपको वैल्यू बता दी, लेकिन इसका जरा मुझे LMT का सूत्र बना के बताओ।
कि क्या होता है, इसका LMT का सूत्र क्या होगा, बनाइए। ठीक है, पंकज का आंसर आया, आशीष का आया और वेद प्रकाश का आंसर आया। ठीक है, और बताइए, बनाइए इसका फॉर्मूला बनाइए। प्रीतम का भी आंसर आया। ठीक है, अब जरा बना लेते हैं, उसके बाद चेक हो जाएगा कि आप में से कितनों के आंसर्स करेक्ट थे। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो फोर्स का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, यही कर देते हैं। यहाँ एक एरिया और लगा लीजिए, एरिया का मतलब भी क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, यही हुआ। ठीक है, देखो न्यूटन का मतलब तो दे ही रखा था, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का मतलब तो ये हो ही गया, न्यूटन। इस न्यूटन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया और एरिया का मैंने मीटर स्क्वायर कर दिया। अब जस्ट इसको चेंज ही तो करना था, एक मीटर स्क्वायर लगा के इसको चेंज ही तो करना था, कर लो। एल का मतलब लेंथ में क्या दिया हुआ है, मीटर। एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा यार, ऊपर नीचे है, ऐसे तो कट ही सकता है ना, ऊपर से नीचे में एक तो कट ही सकता है, तो बच कितना गया, एक। लेकिन वो एक कहाँ है, नीचे है। जब वह नीचे से ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, -1। तो एल में कितना हो गया, -1 हो गया। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ऊपर ही है तो कितना हो जाएगा, 1। टाइम की क्या होती है, सेकंड नीचे है, वापस ऊपर जाएगा, 2 है तो 2 का 2 जाएगा, तो L1 M1 T-2, L1 M1 T-2, L1 M1 T-2। ऑलमोस्ट जितने भी हैं सबके आंसर्स क्या है, करेक्ट है। सबके आंसर्स आप लोगों के क्या हैं, करेक्ट है। ये टॉपिक समझ लेना, बस इसमें LMT का जो सूत्र है वो बनाना हमको बेसिकली सीखना था। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटीज की हमने बात कर ली। एक और चलो आप बना के दिखा दो, एक और बना के दिखा दो, फिर अपन टॉपिक को, फिर अपन आगे चलेंगे स्पीड का। स्पीड या जिसको हिंदी में बोलते हैं चाल। फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। ठीक है, दूरी या विस्थापन, अभी मैंने बताया था दूरी और विस्थापन को किस में नापते हैं, मीटर में। समय को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो इसका जरा LMT का सूत्र बताओ, कितना क्या होगा, बताइए स्पीड का। वेरी गुड, विक्रम का आंसर सबसे फर्स्ट आया। हाँ, दैट इज, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ। मीटर दिया हुआ है ना मैम, 1 लग गया। मास का क्या होता है, किलोग्राम। क्या किलोग्राम दिया हुआ है, नहीं, तो कितना हो गया, 0। टाइम सेकंड दिया हुआ है, जी बिल्कुल। नीचे दिया हुआ है, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1। तो क्या मैं इसको L1 T-1 लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको L1 T-1 लिख सकती हूँ, जी आप बिल्कुल लिख सकते हो। अब आपको यहाँ कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, यही सेम फॉर्मूला L1 T-1 हमने यहाँ भी बनाया है। यहाँ पे भी क्या फॉर्मूला आया है, L1 T-1, यही आया है L1 T-1। और जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड में भी हमारे पास सेम आया है L1 T-1। तो ये आप हमेशा याद रखोगे, वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों का जो आपका MLT का फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। कैसा होता है बच्चे, सेम होता है। साथ ही में इनकी जो यूनिट होती है ना, वो यूनिट भी सेम होती है, यूनिट भी सेम होती है, इनका मात्रक भी समान होता है, आप खुद देख सकते हो। स्पीड में हमने क्या लिखा है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी में हमने क्या लिखा है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी में भी, और यहाँ स्पीड में भी हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड। बस डिफरेंस कितना आता है, इसमें डिस्टेंस आ जाता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। स्पीड में तो किसकी बात हो जाती है, डिस्टेंस की, दूरी की, और जो आपका वेलोसिटी होता है उसमें बात हो जाती है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की। और दोनों का क्योंकि मात्रक मीटर है इसलिए मीटर पर सेकेंड ही होता है, मात्रक भी सेम होता है, डायमेंशन एनालिसिस भी सेम होता है, बस डिफरेंस इतना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यदि ऐसे ही हम बात करते हैं तो आप एक यूनिट और पढ़ोगे प्रेशर के साथ ही स्ट्रेस। प्रेशर और स्ट्रेस जो होता है उनकी भी यूनिट भी सेम होती है और साथ ही में उनका डायमेंशनल एनालिसिस भी क्या होता है बच्चे, सेम होता है। इसके अलावा यदि मैं बात करती हूँ वर्क की,
तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, वर्क, हीट और एनर्जी। तीनों का जो यूनिट होती है ना, तीनों की SI यूनिट जूल होती है, तीनों की यूनिट सेम होती है, जूल होती है। और इस जूल का मतलब भी क्या होता है, इस जूल का मतलब होता है न्यूटन इनटू मीटर। ये जैसे हम पास्कल में कर रहे थे ना, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, पास्कल। ऐसे ही न्यूटन इनटू मीटर को हम क्या कह सकते हैं, जूल। इन तीनों की यूनिट भी सेम हुई और इन तीनों का MLT का फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंस तो है, देखो एक चीज के 2 नाम नहीं हो सकते हैं, सिंपल सी बात है ना, एक चीज के 2 नाम नहीं होते, एक चीज का एक ही नाम रहेगा। तो डिफरेंस तो दोनों में है, तभी तो 2 अलग अलग नाम दिए हैं। 2 अलग अलग चीज, 2 अलग अलग क्वांटिटी देने का सेंस ही क्या हुआ, वो यही तो सेंस है कि दोनों में डिफरेंस तो है लेकिन सिमिलैरिटीज भी हैं। तो अभी हम यहाँ फोकस सिमिलैरिटीज पे कर रहे हैं। अगर वर्क को ही हीट कहा जाता, हीट को ही एनर्जी कहा जाता, एनर्जी को ही वर्क कहा जाता, तो मैं वर्क हीट एनर्जी क्यों लिखती, मैं वर्क ही लिख देती। लेकिन तीनों में डिफरेंस है, दैट्स व्हाई हमने उनको अलग अलग लिखा ना। चलो अब कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस के आप लोग आंसर करोगे। उससे पहले मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ जो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अच्छा, एक ये हो रहा है आपके पास कि कई बार आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपके SSC CHSL में आया हुआ है। इन्होंने जस्ट नॉर्मल क्या किया था बता देते हैं, रुकिए जरा। समझो, इन्होंने जस्ट बोला है कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी जो यूनिट है, यानी कोई एक भौतिक राशि है जिसका आपको मात्रक दिया हुआ है, वो बोल रहा है एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर के साथ उसने लिखा है मीटर, यहां से लिखते हैं एम्पियर, फिर है मीटर। यही बोल रहा है वो, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर लिख दिया। पर सेकंड, एम्पियर मीटर के बटा क्या है, सेकंड। तो ये बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा। अब यहाँ उसने आपसे कोई फॉर्मूला वार्मूला देके नहीं पूछा, डायरेक्ट उसने एक ऐसे कुछ यूनिट लिख के दे दी, क्वांटिटीज कुछ लिख दी, वो सॉरी कुछ यूनिट्स लिख दी। अब उन यूनिट से डायरेक्ट ही आपका डायमेंशन का फॉर्मूला पूछ लिया। इसलिए ही मैं आपसे कह रही थी कि जितना हो सके ना चीजों को लर्न करना यूनिट्स की फॉर्म में। एक तो वो LMT जो है उनकी यूनिट्स की फॉर्म में करो। अब यहाँ भी जो क्वेश्चन आया वो यूनिट से ही आया है। एम्पियर मीटर एक साथ दे दिया, अपॉन में सेकंड दे दिया, तो बताओ इसका डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होगा। एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A से, मीटर को किससे करेंगे, M से, और सेकंड को किससे करेंगे, सेकंड से ही करते हैं। अब जरा इसका MLT का सूत्र बनाओ, तो मैं लिखती हूँ LMT। जस्ट बिकॉज यहाँ एम्पियर एक यूनिट आ गई, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में था, तो इसलिए मुझे अब यहाँ पे A को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जो विक्रम आप पूछ रहे थे ना कि बाकियों को कैसे ऐड करते हैं, तो ये ऐसे ऐड करते हैं, ये इस तरीके से ऐड करते हैं। LMT तो आ गया, अब यहाँ A दे दिया तो A भी लेना पड़ेगा। A में कितना है, 1 है, M में कितना है, 1 है, T में कितना है, -1 है, और L में कुछ है ही नहीं। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि इसको मैं M1, A1 और T-1 कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने जो A है ना, उस A को I से रिप्रेजेंट कर दिया है। एक मिनट बच्चे, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है, यहाँ सेकंड भी लिखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर भी तो आएगा। यहाँ स्क्वायर आया तो यहाँ भी आएगा, और यहाँ स्क्वायर आया तो आपका यहाँ भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। और जैसे ये स्क्वायर आया तो हमारे पास यूनिट आ गई। बस यहाँ पे ये याद रखना, इस A को इन्होंने I लिखा है तो इसलिए इन्होंने ILT-2 कर दिया। जो हमने निकाली है वो भी तो यही है, जो हमने निकाली है वो भी तो यही है। जो सेकंड वाली है वो मैंने इरेज कर दी थी, हाँ लिख दिया मैंने, मीटर को L ही लिख दिया, वहां पे मैंने M ही लिख दिया था, दैट्स व्हाई मैंने उसको रब करके करेक्ट कर दिया L। अब चलो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले की, सेकंड वाले का आप खुद मुझे बना के दिखाओगे। जस्ट सिंपल सी वो आपसे चीज पूछ रहा है क्या, कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है एम्पियर मीटर पर सेकंड,
एम्पियर मीटर पर सेकेंड। तो एम्पियर मीटर पर सेकेंड का डायमेंशन क्या होगा? क्या बोल रहा है वो? एम्पियर मीटर पर सेकेंड। एम्पियर मीटर पर नहीं, एम्पियर मीटर पर स्क्वायर्ड बोल रहा है, सेकेंड भी नहीं बोल रहा। एम्पियर मीटर पर स्क्वायर्ड, एम्पियर मीटर पर स्क्वायर्ड बोल रहा है, एम्पियर मीटर प्रति वर्ग बोल रहा है, एम्पियर मीटर प्रति वर्ग यानी एम्पियर मीटर पर स्क्वायर्ड बोल रहा है। इसको कैसे चेंज करोगे? एम्पियर मीटर पर स्क्वायर बोल रहा है, ना कि एम्पियर मीटर पर सेकेंड। सेकेंड नहीं है, उसकी जगह स्क्वायर बोल रहा है। देखो सिंपल सी चीज है, मीटर पर स्क्वायर्ड बोल रहा है, मीटर पर स्क्वायर्ड। मीटर पर स्क्वायर्ड का मतलब ही क्या हो गया? यहां हम लिखते हैं एम्पियर मीटर पर स्क्वायर्ड बोल रहा है। एम्पियर ए का तो ए ही हो गया। चलो इन्होंने आई से रिप्रेजेंट किया, आई से कर लेते हैं। ए आई जो आपको सही लगे वो ले लेना। मीटर पर स्क्वायर्ड मतलब मीटर पर स्क्वायर्ड का मतलब यही हो गया ना, एम्पियर मीटर पर स्क्वायर्ड। मीटर पर स्क्वायर्ड रिप्रेजेंट कैसे हो जाएगा? MLT में जाएंगे, साथ में ए भी ले लेंगे, ठीक है। एम में कुछ नहीं है, मास में कुछ नहीं है, 0। लेंथ के लिए मीटर दिया हुआ है कितना? 2। टाइम में कुछ नहीं है, 0। ए दिया हुआ है कितना? 1। तो या तो हम इसको L2A1 लिख सकते हैं -2, क्योंकि नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर। तो L-2A1 लिख सकते हैं या L-2I1 लिख सकते हैं, क्योंकि ए को इन्होंने क्या कर रखा है? आई लिखा हुआ है। ए को क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है, यही है। और ज़रा आंसर भी देख लेते हैं। आई L-2 होता है, यही है, यही हमने निकाला है शायद, आई L-2। बस उन्होंने आई आगे लिखा है, L बाद में लिखा है, हमने L पहले लिख दिया, आई बाद में लिखा है, जस्ट बिकॉज उन्होंने एक ही जगह आई लिया था। करेक्ट? ठीक है, चलिए ये एक टेबल है। टेबल पहले टेबल देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। ये एक टेबल है, ठीक है, जो आपके अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज की गई है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे ना, तो उस पूरी फिजिक्स के बाद देखो आपको ये टेबल जो आपके पास गॉडफादर साइंस की हैंडबुक है उसके अंदर ये टेबल मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे लिमिटेड ही कुछ क्वांटिटीज को लिखा गया है। अब उसको आपको अपडेट करना है। यदि मैं इस टेबल की बात करती हूँ तो इस पूरी टेबल में आपको ऑलमोस्ट 165 प्लस की बात हुई थी ना अपनी, देख लेते हैं। ये पूरी टेबल में आपको मिल जाएंगे टोटल 152 कुछ यूनिट्स हैं जो पूरी आपको दी गई हैं, लेकिन ये समझ में कब आएंगी? जब पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे उसके बाद ही आएगी। अगर आप चाहो कि आज ही की क्लास में हम सारी कर ले तो वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ना अभी हमें कुछ वर्क पता है, एनर्जी पता है, हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता है। ये ऑलमोस्ट 152 कुछ क्वांटिटीज़ हैं, जिन क्वांटिटीज़ की आपको यूनिट्स मिल जाएगी। ये पहले फॉर्मूला मिल जाएगा, फॉर्मूला के बाद यूनिट मिल जाएगी, फिर उसकी SI यूनिट क्या होती है, SI के बाद उसकी MKS यूनिट क्या होती है ना, CGS यूनिट क्या होती है, फिर MKS यूनिट क्या होती है, उसके बाद वो क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है या वेक्टर, और लास्ट में यदि कुछ नोट है वो आपको अलग से मिल जाएगा। पर ये समझ में आपको तब आएगी जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे। आज अगर हम इसको करने बैठे तो हम नहीं कर सकते। और इसको अरेंज भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया गया है, जिससे आपको इसको समझने में आसानी हो। जैसे आपको मान लो किसी भी चीज को ढूंढना है ना, जैसे मान लो मुझे वर्क ढूंढना है, तो वर्क में डायरेक्ट W पे जा सकती हूँ, W पे मुझे वर्क मिल जाएगा। देन आफ्टर मान लिया मुझे जैसे एक्सेलरेशन ही ढूंढना है, तो एक्सेलरेशन में A पे चली गई, मुझे मिल जाएगा। मुझे प्रेशर ढूंढना है तो P पे चले जाओ, वहां मिल जाएगा। इस तरीके से सारी यूनिट्स को बहुत सही तरीके से एक टेबल में अरेंज किया गया है। नेक्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पे ये भी इस चीज का भी ध्यान रखा गया है, जैसे एक्सेलरेशन होता है AC, ठीक है, एक्सेलरेशन, उसके बाद आता है एक्टिविटी, नेक्स्ट आफ्टर आता है अमाउंट। तो इनको जो अरेंज भी किया गया ना, ए के अंदर भी अगर चीजों को अरेंज किया गया है ना ABCDEF के थ्रू, तो वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया गया है, तो वो भी अल्फाबेटिकल है। यानी ए का जो C है वो पहले आता है, तो इसलिए उसको कहाँ रखा है, AC को पहले।
ए सी के बाद ए सी टी आ गया, वहां पे क्या आ रहा था, ए डबल सी आ रहा था, तो ए डबल सी को पहले रखा जाएगा, उसके बाद ही ए सी टी को रखा जाएगा। ए सी टी के बाद सी हो गया, सी के बाद क्या होता है, एम होता है, तो इसलिए ए एम को रखा जाएगा। तो बहुत ही मतलब एकदम अल्फाबेटिकल सिस्टम में सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है। ये जो टेबल है, ये टेबल आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी। हाँ, इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी फॉर्म में अरेंज किया गया है। आपके रीजनिंग में इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं जो डिक्शनरी बेस्ड होते हैं, वो यही है क्या, जरा ढंग से समझ लेना। जैसे मान लो एक्सेलरेशन आपको दे दिया, त्वरण आपको दे दिया। अब त्वरण ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है औसत, एक होता है इंस्टेंटेनियस। तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। यूनिट क्या होती है, एसआई में यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में हो गई सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एमकेएस में हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल एनालिसिस का फॉर्मूला m0l(t-2). किस टाइप की क्वांटिटी हो गई, स्केलर है या वेक्टर, और इसके अलावा कुछ रिमार्क में कुछ और फॉर्मूला होना चाहिए, तो उसको वहां पे पेस्ट कर दिया गया है। इसी तरीके से इसके बाद यदि बात करते हैं, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ये एक्चुअली यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन ये जो सेम होता है, जो इसकी यूनिट है ना, ये हमेशा याद रखना, जो यूनिट जी की होती है वही सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है। यानी जो यूनिट आपकी ए की होती है ना, एक्सेलरेशन की होती है, वही यूनिट आपकी जी की होती है। सारी यूनिट्स सीजीएस में भी, एमकेएस में भी और एसआई में भी। बस फॉर्मूला जो होता है वो अलग हो जाता है, वो अभी अपन क्लास में पढ़ेंगे, उस टाइम उसको देख लेंगे। रेडियो एक्टिविटी की बात की गई, ऐसा यूनिट में बैक्यूरेल आ गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें फॉर्मूले नहीं दिए हैं उसमें उनकी डेफिनेशन दे दी है, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं है, मास का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो दैट्स वाई वहां पे उनकी डेफिनेशन को लिख दिया गया है जहां पे फॉर्मूले नहीं है। फिर उसका एसआई मात्रक क्या हुआ, क्वांटिटी कैसी हुई, और साथ ही में उसकी यूनिट क्या हुई। एंगल या, अच्छा ये भी एक चीज ध्यान में रखी गई है कि जिनकी भी यूनिट्स सेम है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे प्रेशर और प्रेशर के समान निम्न में से कौन है, दाब के समान निम्न में से कौन है। तो इस चीज का भी ध्यान रखा गया है कि जो यूनिट्स सेम है ना, जैसे एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, दोनों की जो यूनिट्स है वो सेम है, डिग्री और रेडियन। यहाँ पे भी रेडियन, यहाँ पे भी रेडियन, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, दोनों की क्वांटिटी भी सेम है, तो उनको एक साथ लिखा गया है। बस डिफरेंस क्या है, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है, तो दोनों के फॉर्मूलों को अलग अलग मेंशन कर दिया गया है। ये देख लो, ये तो हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस, यानी ये तो हमारा एंगल हो जाता है, अपन पढ़ के भी आए थे, राइट। और ये जो होता है आपका थीटा इज इक्वल टू एस आर, ये हो जाता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, वो नीचे लिख के दे दिया है। तो जो सेम है वो सेम मिल जाएंगी, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है, जैसे उनके फॉर्मूले में डिफरेंस है। जैसे यदि मैं प्रेशर और स्ट्रेस की बात करती हूँ या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ, तो वहाँ पे भी यही होगा, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हमने अलग अलग रखा है, भले ही उनकी यूनिट सेम है लेकिन उनको अलग अलग ही काउंट किया है। ऐसी भी जैसे हीट वर्क एनर्जी है, तो रखा उनको भी अलग गया है, लेकिन मोस्टली ट्राई किया गया है जहां बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है उनको एक साथ रख दिया जाए, और साथ ही में उनके फॉर्मूले एक साथ दे दिए हैं और इन चीज़ों को अलग रख दिया है। ठीक है, ये पूरी टेबल जो है वो आपको मिल जाएगी, इस पूरी टेबल को पढ़ लेना, इस पूरी टेबल को देख लेना, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि जो भौतिक राशियां होती हैं उनका विमीय सूत्र है MLT के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो M को क्या कहा जाता है। जो हम MLT पढ़ रहे हैं तो उसमें M का मतलब क्या है, मीटर है, मास है, लेंथ है या टाइम है। हाँ, दैट इज हमारे M का क्या मतलब हो जाता है, योर मास। चलिए सेकेंड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड 10 की पावर -15, 10 की घात -15 को क्या कहा जाता है, ऑटो, जेप्टो, फैक्टो या योक्टो। 10 की पावर -15 को क्या कहा जाता है, हाँ दैट इज प्रीतम। सेकंड का सी कहां से हो सकता है, वापस सोचो एक बार, उधर फैक्टो लिखा हुआ है, ठीक है। अब हाँ, अब करेक्ट होगा। चलिए, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन माइक्रोन, माइक्रोन के अंदर कितने मीटर होते हैं, माइक्रोन यानी माइक्रो की बात की गई है, और माइक्रो में कितने होते हैं वो आपको बताने हैं।
हाँ वो फेम्टो है एक्चुअली, फर्मी या जो फेम्टो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। माइक्रो की बात की है, हाँ दैट इज हमारी कितनी होती है माइक्रो में, हमने याद की थी 10⁻⁶। एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, बस फर्क इतना होता है। तो 10⁻⁶, 1 2 3 4 5 6 करेक्ट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, निम्न में से सबसे बड़ा कौन सा है? हेक्टा, डेका, टेरा या गीगा? हेक्टो, डेका, टेरा या गीगा? हाँ दैट इज सबसे बड़े की यदि बात की जाती है तो क्या हो जाता है, फोर्थ का सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बताइए, 1 मेगा इज इक्वल टू, 1 मेगा कितने के बराबर है? 10⁻⁻3, -6, 6 या 3? 1 मेगा, 1 मेगा किसके बराबर है? हाँ दैट इज हमारा 5th का बी, योर 10⁻⁶। 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर है? 10⁻⁻9, 9, -10 या 10? कितने के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम? 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? सबसे पहले हर्षित सोनी ने आंसर किया, दैट इज बिल्कुल सही। एंगस्ट्रॉम ए डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और वेवलेंथ को मेजर करने के काम आता है। नेक्स्ट बताइए, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम या आयतन का विमीय सूत्र आपके पास क्या होगा? आयतन का विमीय सूत्र आपके पास क्या होगा? आयतन का काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं मुझे उम्मीद ही थी, जिन्होंने एक ढंग से देखिए इस क्वेश्चन का मुझे पता था यहाँ बहुत अच्छे से कंफ्यूजन होगी। हाँ अब आप करेक्ट आंसर पे आए हैं डी। देखो M0 L0 T0 है, हो ही नहीं सकता। M1 L3 T0 है, वहां पे मास में हमको 1 दे दिया है, m के आगे कुछ नहीं लगा, यानी मास जो हमारा वो सॉरी मीटर है उसमें हमको कितना दिया है? 1 दिया है, जबकि वो हमको चाहिए ही नहीं। लेंथ में हमारे पास किलोग्राम का कुछ सेंस ही नहीं बनता, तो इसलिए m में कितना आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, निम्न में से कौन सी राशि का मात्रक होता है लेकिन विमा नहीं होती है? मात्रक होता है लेकिन विमा नहीं होती है। सापेक्षिक वेग, सापेक्षिक घनत्व, विकृति या कोण? निम्न में से कौन सी ऐसी राशि है जिसका हमारे पास यूनिट होगी बट डायमेंशन नहीं होगा? देखो यहाँ एक चीज समझना, ये तीनों वर्ड्स तो हमने पढ़े भी नहीं है, हम डिस्कस भी नहीं कर रहे। इसका जो राइट आंसर है वो वैसे भी एंगल होगा, और मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंगल के बारे में जब हमने बात की थी, कोण, कोण कितना क्या होता है? चाप बट्टा त्रिज्या होता है, चाप बट्टा त्रिज्या होता है, ठीक है। तो जब आप चाप बट्टा त्रिज्या एंगल की बात करते हो तो इसकी यूनिट तो होती है, यूनिट क्या हो जाती है? रेडियन। लेकिन वहीं जब हम इसके डायमेंशनल एनालिसिस में जाते हैं तो मुझे ये बताओ, हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, केवल उन्हीं से ही हम किसी भी चीज का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो वहां कहीं पे भी हमने रेडियन पढ़ा क्या? वहां पे रेडियन आता ही नहीं है। दैट्स वाई हम कहते हैं इसका जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो M0 L0 T0 होता है, क्योंकि वहां हमारे पास कुछ इस तरीके का रेडियन को कन्वर्जन का भी कोई सोर्स नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी राशि का ना तो मात्रक है और ना ही विमा है? ना तो मात्रक है और ना ही विमा है। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल या फिर एनर्जी? ना तो मात्रक है और ना ही विमा है। हाँ, ना तो मात्रक है ना ही विमा है। देखो इसका जो राइट आंसर होता है वो बी होता है। सापेक्षिक घनत्व में मैं समझा देती हूँ क्या होता है। सापेक्षिक घनत्व, एक होता है घनत्व, घनत्व का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आपके द्रव्यमान और साथ में आपके द्रव्यमान और आयतन के मध्य के अनुपात को हम घनत्व कहते हैं। यह घनत्व का सिंपल सा एक चीज समझ लो, जैसे यदि एक रूम है तो इस रूम में यदि हम बहुत सामर्थ्य से समझ लो, हम लोग बहुत पास पास बैठे हैं, इसका मतलब हम बहुत स्ट्रांग है, हमारा सामर्थ्य बहुत अच्छा है। और वहीं यदि हम दूर दूर बैठे हैं तो वो सामर्थ्य कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जस्ट पास पास बैठे हैं यानी उसका घनत्व काफी अच्छा है। और रिलेटिव डेंसिटी या सापेक्षिक घनत्व का मतलब होता है किसी भी, यदि इसको हम बेसिकली यूज करते हैं जब हमें किसी फ्लूइड की डेंसिटी को मेजर करना होता है ना। तो नीचे तो हमारे पास आ जाती है उस फ्लूइड की डेंसिटी, और ऊपर हमारे पास आती है नॉर्मल जिसकी भी हमको डेंसिटी मेजर करनी है वो।
तो डेंसिटी जो भी मटेरियल है। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर भी डेंसिटी आ रहा है, नीचे भी डेंसिटी आ रहा है, भले ही वो नीचे फ्लूइड की आ रही है और ऊपर उस मटेरियल की आ रही है, लेकिन आ तो डेंसिटी रही है। डेंसिटी का मात्रक भी किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ऊपर भी यही है और नीचे भी यही है, तो दोनों ही आपस में क्या हो गए, एक आ गया। तो ना तो इसकी कोई यूनिट हुई नहीं ना, क्योंकि ऊपर नीचे सेम यूनिट आ रही है, और जब भी सेम यूनिट आती है इसका मतलब उसका कुछ वही नहीं है, उसकी कोई यूनिट ही नहीं है, इट इज यूनिटलेस, तो ये यूनिटलेस भी हो गई। और जब यूनिट नहीं है तो ये इसका क्या नहीं है, कोई डायमेंशन का फॉर्मूला भी नहीं है, क्योंकि ये MLT जो होता है वो एक्चुअली किससे बनता है, इस यूनिट से ही तो बनता है, और यूनिट नहीं है इसका मतलब MLT भी नहीं है। इस तरीके से आपकी आज की क्लास जो होती है वो ओवर होती है, फिनिश होती है। एक लास्ट रह गया कि एक डायमेंशनल क्वांटिटी या एक विमाहीन राशि के पास क्या होता है, तो विमाहीन राशि के पास शायद या कोई मात्रक हो सकता है। इसका जो है वो लास्ट ये रहता है कि उसका कोई मात्रक या यूनिट हो सकती है। रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है, एक तो होता है वेलोसिटी, अब उस वेलोसिटी के सापेक्ष यदि किसी और चीज की वेलोसिटी को फाइंड आउट किया जा रहा है तो उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। बाकी और अच्छी जो और अच्छी स्टडी है वो हम मैकेनिक्स में ही करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी की। किसी भी चीज के सापेक्ष अगर किसी और चीज का वेग निकाला जा रहा है तो उसको सापेक्षिक वेग कहा जाता है। राधे 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 राधे। ओके प्रीतम, ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। हाँ, और कल वाला जो होमवर्क था उसमें एक्चुअली ये था जिसको हम मेजर करते हैं, है ना। मेजर करने के लिए जो यूनिट हमारे पास थी उसको बोला जाता है PSI के अंदर हम हमारे जो टायर्स होते हैं ना, उन सब टायर्स के अंदर हम चीजों को मेजर करते हैं। एक मिनट, प्रेशर जो है उसको मेजर करते हैं, मैं निकाल लेती हूँ, एक मिनट। और ये जो होता है हमारे कार जो होती है ना, ये रहा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको गेज प्रेशर के नाम से याद रखना, गेज प्रेशर के नाम से जाना जाता है। और जो टायर के अंदर हमारी हवा होती है उसको PSI में नापा जाता है। अगर हम स्कूटी की या इनकी बात करें तो 25 से 40 PSI के मध्य आपको जो वैल्यू है उसको याद रखना है, इतनी हवा जो है वो होती है। वैसे ये 25 से ज़्यादा ही रखी जाती है, लेकिन बजाज की कुछ ऐसी बाइक आती है, बजाज की बहुत सारी बाइक आती है ना, बजाज डिस्कवर हो गई बजाज की, उनमें जो है इस प्रेशर को थोड़ा सा कम रखा जाता है, 25। तो इसलिए हम एक रेंज ले लेते हैं 25 से 40 के बीच। हाँ, रीजनिंग की क्लास होगी, और अभी जो अपन है उस सेशन को ऑफ करते हैं, क्योंकि हम ऑफ करेंगे तब जाके ही वो क्लास जो है वो होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलेंगे मंडे को, और आपका होमवर्क यही रहेगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सारे के सारे कंप्लीट चैप्टर को आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करके पढ़ना है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है, सिंपल। चलिए, ओके।